दफा एक दफा पार्ट कवर कर लेंगे, बहुत ही बेसिक्स है। क्या नाम है जिसको, क्या नाम है, मीन मीडियन मोड वगैरह वाला टॉपिक है, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी बोलते हैं। और देख लो इसका क्या है, बड़ा बेसिक्स है यार। एक तो तुम लोग के उसमें आएगा कि अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा का तो बड़ा ही इजी केस है कि भाई अनग्रुप डेटा में बहुत सिंपल तुम लोगों को वैल्यूज दे देगा, कुछ भी वैल्यूज दे देगा, उसमें तुम लोगों के तीन चार चीजें होंगी, वो निकालने को बोल देगा कि भाई मिसाल के तौर पे मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ तेरा। अब ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात वैल्यूज मैंने लिख दी। सही है। अब इसमें तुम लोगों को क्या आना चाहिए, एक तो तुम लोगों को मोड निकालना आना चाहिए। अब यहाँ पे मोड जो है ना, यहाँ पे देखो, मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो यहाँ पर मोड तो कोई है ही नहीं। सही है, यहाँ पर मोड कोई है ही नहीं, कोई वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट हो ही नहीं रही। मोड सिंपल ये होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। अब यहाँ पर कोई मोड है नहीं। अब दूसरा काम जो तुम लोगों से बोलेगा वो होगा मीन निकाल दो। मीन यार हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, मीन बेसिकली कुछ भी नहीं होता, वो एवरेज होता है। तो एवरेज लेना है इन सब वैल्यूज का, सबको सम करके जो भी, वही सम अपॉन एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि भाई सबको सम करो, 13 + 14 + 12 10 15 16 18, इनको सम करके डिवाइड बाय जितने ये नंबर्स हैं। अब नंबर कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये जो भी सम आए तो डिवाइड बाय सात कर दोगे, तुम लोग क्या मीन आ जाएगा। सही है, ये आ गया। अब दूसरा तीसरा काम जो तुम लोग को आना चाहिए, अनग्रुप डेटा का मीडियन आना चाहिए। मीडियन, अच्छा मीडियन के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, मीडियन में एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वो ये है कि भाई सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज कर लो असेंडिंग में। तो ये डेटा है, इसको तुम लोग अरेंज कर लोगे बड़े आराम से कि भाई सर 10, उसके बाद आ जाएगा 12, उसके बाद 13, 14, फिर उसके बाद 15, 16 और ये 18। सही है, अब ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। हमेशा मीडियन निकालने के लिए यही। अब देखो मीडियन के ना दो केसेस हैं, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गड़बड़ होती है। तो मीडियन के दो केसेस हैं, एक ऑड टोटल और एक इवन टोटल। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्योंकि देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात वैल्यूज हैं, तो भाई ये ऑड वाली वैल्यूज हैं, ये ऑड वैल्यूज हैं। इसके अंदर जो ऑड के केस में फॉर्मूला लगे ना, हाँ बिल्कुल 14 होगा इसका मीडियन। आप देखो ऑड में तो खुद भी बता सकते हो कि 14। अब वो जो फॉर्मूला होता है, अब जाहिर है बहुत सारे नंबर होंगे तो तुम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 पोजीशन। तो ये n+1/2 कर लिया। अब देखो n कितना है, 7 है, 7+1/2, तो ये 8, क्या नाम है, ये आ जाएगा 8/2, यानी फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे देख लो क्या चीज है, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास 1 2 3 4 14 है, तो ये तुम लोगों का मीडियन हो गया। सिंपल है। ऑड के केस में मिसाल के तौर पे यार, अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने बोला यार एक एक्स्ट्रा, क्या नाम है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बिल्कुल यही रख रहा हूँ, बस एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दूंगा। अरेंजमेंट भी यही है, एक मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, और ये अब इवन का बन गया। इवन में भाई ये n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगता। सही है, इवन में लगता है एक आपका मीडियन निकलेगा n/2 और एक आपका मीडियन निकलेगा n+2/2। दोनों निकालो बारी बारी। n/2 8/2 कर लो, ये आ जाएगा फोर्थ पोजीशन, और n+2/2 कर लो यार 8+2 यानी 10/2, ये आ जाएगा फिफ्थ पोजीशन। तो इस केस में जो मीडियन होगा ना, वो होगा एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देख लो भाई, फोर्थ फिफ्थ पे क्या, फोर पे 14 है 15 है, तो क्या करोगे 14+15/2, तो ये तुम लोग यार 14.5 इस केस में एवरेज आ जाएगा। सही है। हाँ ये एन एन नहीं, n+1/2 नहीं, n+2/2 और n/2, ये इवन के फॉर्मूले हैं भाई, ये लिख लो ना। देखो ऑड में एक ही फॉर्मूला लगता है, वो है n+1/2, और इवन में दो लगे रहे होते हैं। इवन में एक n/2 है और एक है n+2/2। सही है,
यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। बड़ा कोई, ये इतना ही है, बहुत ही बेसिक आता है यार, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता ही नहीं है। तुम लोगों को बोल देंगे, अब क्वेश्चन इस तरह का आ रहा होगा कि तुम लोग बोल देंगे ग्रुप का डेटा है, उसका मीन ये आ रहा है, और क्या नाम है, तो उसमें क्या नाम है, इतने वो हैं, क्या नाम है, टोटल ये है। अब उसमें तुम वो बता दो कि कितने नंबर ऑफ वो है, क्या नाम है, कितने, एन कितना है। तो ये बड़ा आसान है, बस फॉर्मूले को रोटेट करना होता है। मीडियन के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा अब देखो, अब ग्रुप डेटा की बारी आ गई। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा तो बड़ा आसान है। ग्रुप डेटा यार कुछ शक्ल इसकी इस तरह से होगी कि तुम लोगों को ऐसे दिया हुआ होगा, एक वैल्यू एक्स होगी और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी एक्स की। मिसाल के तौर पे ये मैं ऐसे ले रहा हूँ 10, 12, 14, 16, 18, ये कुछ रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं। अब इनकी तुम्हें ना फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, कितनी दफा ये रिपीट हुए हैं डेटा में। ये ग्रुप हुआ हुआ है, अरेंज हुआ हुआ है डेटा। 10 वो बोल रहा है 3 मरतबा है, 5 मरतबा है, 4, 2, 1। अब यहाँ ये इस तरह से ये तुम लोगों को टेबुलर फॉर्म में बना के दिया हुआ होगा कि भाई ये जो है वो डेटा है। अब इसमें जाहिर है, अब तुम लोग इसमें मोड बताओ क्या होगा। मोड जाहिर है सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होती है। तो अब देख लो इसमें मोड कैसे देखोगे भाई, नंबर को नहीं देखना, नंबर की फ्रीक्वेंसी को देखो। हाँ एक्सेलेंट, 12। एक ग्रुप डेटा में नंबर को नहीं देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखो मोड निकालने के लिए। जो 5 बार रिपीट हुआ है वही मोड होगा, वो 12 हो गया। अब इस चीज का मीडियन निकालना तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। इसका मीडियन थोड़ा सा टेक्निकल होता है, उसमें एक अलग किस्म का फॉर्मूला लग रहा होता है। वो तुम लोग के उसमें नहीं है, और वो तुम लोग निकाल भी नहीं सकते विदाउट। हाँ स्पेक्युलेट जरूर कर सकते हो कि मीडियन होगा क्या। अब वो स्पेक्युलेट करना मैं बता सकता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोग नहीं निकाल सकते उस मीडियन की। स्पेक्युलेट कैसे करोगे, देखो भाई 3 है, यहाँ तक 3 वैल्यूज है, यहाँ तक क्या हो जाएंगी 8। यहाँ तक क्या हो जाएंगी 8 + 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 + 1/2, यानी 16, 8, 8 वैल्यू जहाँ पे आ रही होगी वो मीडियन होगा। इसका मतलब तुम लोग बोलोगे कि सर 8 वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे तक 3 आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है, इसका मतलब 12 मीडियन। लेकिन एक्चुअल में इस डेटा सेट का मीडियन जो स्पेकुलेट करके तुम लोगों ने 12 तो निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल में इसका मीडियन कुछ और होगा, वो पॉइंट्स में होगा, 12 पॉइंट कुछ और इस तरह से होगा, वो एक फॉर्मूला से आता है। वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, वो कैलकुलेटर के बगैर नहीं तुम लोग निकाल सकते, तो वो चीज़ नहीं है। हाँ स्पेकुलेट करने को एग्जामिनर जरूर कह सकता है कि भाई हाँ ये कौन से उसमें आएगा और क्या आएगा। दूसरा जो चीज़ है तुम लोग के ग्रुप डेटा में, वो मीन है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अच्छा समेशन एफ एक्स क्या होगा, उसका यहीं पे ना तुम लोग अलग से एक टेबल बना लो छोटा सा। या तो देखो, अच्छा मैं समेशन एफ एक्स का नीचे बना रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। अब यहाँ देखो एफ एक्स का एक निकाल लो, एक टेबल बना लो। अब ये क्या है एफ एक्स का, कि भाई ये मल्टीप्लाई हो गया जो जो वैल्यूज आ रही है। तो बना लो 10 × 3 30, 12 5 जा 60, 14 4 जा, क्या होता है यार ये 14 4 जा 4 और 4 16, और तो ये 4 4, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 18। तो भाई अब ये आ गए। अब इसके बाद क्या करना है, समेशन इनका सम, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, इनका सम कर लो, इन सबको आपस में क्या कर लो ऐड, और मीन निकाल लो। तो ये तुम लोगों को ये वाला काम आता ही होगा, इतना ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं है। अच्छा अब जाहिर है एग्जामिनर अब ये नहीं पूछना, एग्जामिनर इसी तरह की वैल्यूज देगा कि तुम लोग कर सको पेपर में ना, कि ऐसे ही नहीं देगा कि तुम लोग से बगैर कैलकुलेटर के हो ही ना। जैसे क्या नाम है, जो ग्रुप डेटा का मीडियन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी वजह यही है कि वो बगैर कैलकुलेटर के हो नहीं सकता। अच्छा अब इसका भी सम कर लो, फ्रीक्वेंसी का 8, 12, 14 और ये 15, तो इसका मतलब है ये 15 से डिवाइड होके ये मीन आ जाएगा इस डेटा का। सही है। अच्छा उसके बाद जरा एक और केस आता है कई बार एमसीक्यू में बेटा, अब ये बात जरा सुन लो। अगर मीन और मीडियन कोलाइड कर रहे हो, देखो दोनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, अगर ये दोनों कोलाइड कर रहे हो आपस में, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, अलग अलग वैल्यू दे रहे हो, तो आप मीन को प्रेफरेंस देते हो, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है मीन।
मीडियन पे आप मीन को प्रेफर करते हो और मोड पे आप मीडियन को प्रेफर करते हो। सबसे ज्यादा जो बेस्ट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, सेंट्रल वैल्यू का, वो आपका मीन है। और वो आप लोग समझ भी रहे होगे कि यार वो बड़ा लॉजिकल है। देखो मीडियन में मसला क्या है, अगर कोई डेटा सेट आपका इस तरह का दिया हुआ है ना, 12, 13, 15, 19, और फिर अचानक से क्या हो रहा है, 100, 150, 180, 190। अब मीडियन अगर इस सेट का आ गया, देखो अब मीडियन क्या आ रहा होगा, बल्कि मैं ये लास्ट वाली वैल्यू मिटा देता हूँ, सही है, ये हटा दो। अब इसमें क्या मसला है, देखो ये तीन वैल्यू, मीडियन क्या आ जाएगा, 19। क्या इस डेटा सेट का मीडियन 19, मतलब मिडिल वैल्यू 19 होनी चाहिए? एवरेज एक तरह से सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 19 किसी भी तरह से इनको तो जस्टिफाई कर रहा है 19, लेकिन इन लोगों को जस्टिफाई वो नहीं करेगा मीडियन 19 जो होगा। तो ये वजह है। और इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है कि भाई मीडियन में, मीडियन के केस में क्या आ जाते हैं, आउटलायर्स। अब आउटलायर्स निकालना और ये करना, आउटलायर निकालने का भी फॉर्मूला होता है कि वो 2 टाइम्स जाके आपकी क्या नाम है इंटरकोटाइल रेंज होता है, लेकिन वो सब चीजें तुम लोग के उसमें नहीं है सिलेबस में, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जाहिर है उसमें फिर फॉर्मूले लगे रहे होते हैं और कैलकुलेटर का यूज भी आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भाई डेटा का आपको मीन से दूरी, उसमें आप लोगों के दो चीजें कि मीन से वो कितना डेविएट कर रहा है डेटा। अभी तक हम देख रहे थे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब देखेंगे हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ दो हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तुम लोग के उसमें सिर्फ दो हैं, एक है वेरिएंस और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है तुम लोग के उसमें, कि ये बताते हैं कि असल में आपका डेटा डेविएट कितना कर रहा है आपके उससे, क्या नाम है, आपकी मीन से कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है। और जो क्या नाम है जो, अच्छा, और जो डेटा ज्यादा डेविएट कर रहा होगा उसका तुम लोग क्या बोलोगे, वो डेटा क्या है, मोर स्क्यूड है, मोर स्क्यूड है, मोर वेरिंग है, स्क्यू, SKEW, स्क्यूड। और जो डेटा जितना कम वेरी कर रहा होगा मीन से, वो तुम लोग बोलोगे कि वो क्या है, वो लेस स्क्यूड है, वो कम फैला हुआ है। डेटा के अंदर वेरिएंस, अब तुम लोग ये वाले डेटा की अगर मैं निकालूंगा ना SD, वो कम आएगी बनिस्बत ये वाले डेटा के। जो अभी मैंने लिखा हुआ था ऊपर मीडियन के, ये वाला डेटा इसकी बहुत ज्यादा आएगी मीन से, क्योंकि इसका जो मीन आएगा, इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो मीन से बहुत ज्यादा दूर होंगे, और वही काम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस का सेम ही फॉर्मूला है, देखो रिलेशन क्या है, कुछ भी। अब इस चीज को समझना बड़ा ही आसान है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना आपका, वो कुछ भी नहीं है, वो रूट है वेरिएंस का। तो आपने एक चीज निकाल ली, आप अल्टीमेटली दूसरी चीज निकाल ही लेते हो एक तरह से। वेरिएंस में बता देता हूँ बेटा, वेरिएंस होता है आपका डेटा कितना ज्यादा दूर है मीन से। आप मीन पहले निकालो एक डेटा का, और फिर मिनिमम और मैक्सिमम देखो, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम ज्यादा दूर है उसमें वेरिएंस ज्यादा होगी, हाई होगी। वेरिएंस का मतलब ही वेरी करना होता है ना। तो वेरिएंस यहाँ पे मीन करता है कि मीन से कितना ज्यादा वेरी कर रहा है डेटा। जो जितना कम वेरी करेगा वो उतना कम स्क्यूड होगा, और जो जितना ज्यादा वेरी करेगा वो उतना ज्यादा स्क्यूड होगा। अब यहाँ पे दोनों का एक ही फॉर्मूला आप लोगों के सिलेबस में यूज हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और बड़ी टेक्निकल बात है, वो मैं बता दूं जरा, कि फिर वरना कंफ्यूज होते हैं। देखो, एग्जामिनर दो वर्ड, अगर एग्जामिनर ने वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हुए उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने कोई वर्ड कुछ भी नहीं बोला ना, उसने कोई वर्ड स्पेसिफाई नहीं करा, तो आप फॉर्मूला लगाओगे वेरिएंस का, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। सॉरी, ये अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, ये ऐसे ही है सादा। अच्छा वे और अच्छा, ये मैंने सॉरी ये स्टैंडर्ड डेविएशन का लिख दिया था, ये वेरिएंस का है। और अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो जाएगा, यही चीज है, मैंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में यही चीज रूट में आ जाएगी। यहाँ पर जो एक्स बार है ना आपका, वो क्या है, मीन।
सही है, ये चीज याद रखना। और एक्स क्या है, वो आपकी इंडिविजुअल एक्स वैल्यूज, और ये एन जो टोटल नंबर ऑफ डेटा। अगर एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं बोला, नो वर्ड स्पेसिफाइड है, तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, ये दोनों। सही है, ये दिमाग में रखो। एग्जामिनर ने सैंपल का वर्ड यूज कर लिया, अगर अगर कहीं भी तुम लोगों को सैंपल का वर्ड नजर आ गया क्वेश्चन में, तो फिर एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है फॉर्मूले में, वो ये है। फिर वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा? ये बहुत सारे लोगों को बात पता होगी कि ये वाली एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन जो छोटा सा एक चेंज आएगा ना, वो एन माइनस वन। अब ये क्यों होता है ये छोड़ दो बेटा, ये पॉपुलेशन और सैंपल में एक जरा एक फर्क होता है। वो सब तुम लोग उसमें नहीं है सिलेबस में इतनी डिटेल, उसमें जाना जो है वो इतना फायदा नहीं है उसका। तो ये बस ये इतना सा फर्क है, ये पॉपुलेशन और सैंपल में। एक्स बार बेटा मीन होता है, एक्स बार यहाँ पे मीन है, और एक्स जो है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब देखो स्टैंडर्ड डिवीजन की थोड़ी सी लंबी वर्किंग होती है। अब ये मुझे समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार निकालना है ना, पहले अब मुझे एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस डेटा सेट का मीन क्या आ रहा है भाई, मीन अगर मैं निकालूं उसका, जल्दी से मैं उससे निकाल लेता हूँ। और ये वैल्यूज कितनी है, 4 और 3 7 है वैल्यूज। तो ये इसका जो मीन आ रहा है ना, अब देखो ये इसका जो मीन है वही मीडियन है, ये डेटा में स्क्यूनेस है ही नहीं, ये बड़ा जबरदस्त आइडियल डेटा है। अब इसका जो मीन आ रहा है वो भी 14 आ रहा होगा तुम लोग के पास, अगर किसी ने कैलकुलेट करा है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होता है, 14 ही आ रहा है मीन भी। अब जरा देखो क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन में वर्किंग, अच्छा 2 वैल्यूज के लिए नहीं करनी पड़ती वर्किंग, यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज है तो करनी पड़ी। अब क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, हर चीज ये निकालनी पड़ेगी, ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये इसका बना लो, एक्स माइनस एक्स बार 10 - 14 -4 का होल स्क्वायर 16। फिर से करो, एक्स माइनस एक्स बार 12 12 - 14, 2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4। 13 माइनस यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे फिर से 16 - 4, यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब ये तुम लोग को एक ट्रेंड नजर आ रहा है, 16 4 1 0 1 4 16। ये बता रहा है कि ये डेटा बड़ा ही, इस डेटा में स्क्यूनेस नहीं है बिल्कुल भी, ये बैलेंस्ड है बिल्कुल डेटा। ये हर डेटा इस तरह का नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही केस बन गया एक थोड़ा सा अलग। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे भाई, इन सब वैल्यूज का सम ले लो, 16 4 1, क्या नाम है फॉर्मूला, वेरिएंस किस तरह निकालोगे, इन सब का सम ले लो, समेशन का साइन है, इन सब का सम ले लो, 16 + 4 + 1 21, 21 + 21, तो ये आ जाएगा 42, और डिवाइड बाय। अब देखो अगर एग्जामिनर ने सैंपल का वर्ड यूज नहीं करा हुआ, तो मैं डायरेक्ट एन से डिवाइड करा दूंगा, जो कि क्या है 7। ये वेरिएंस आ जाएगा, और एस डी चाहिए तो इसी का रूट ले लो। अगर एग्जामिनर ने सैंपल का वर्ड यूज कर लिया है मिसाल के तौर पे, तो फिर मैं क्या करूंगा इसको n - 1, यानी क्या करूंगा, फिर वेरिएंस मेरी हो जाएगी सैंपल के लिए क्या नाम है 42/6, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा √42/6। ये तुम लोग निकाल सकते हो, एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभार, इतना कोई बेस मसला नहीं है। अच्छा इतनी वैल्यूज नहीं आएंगी, 7 8 वैल्यूज नहीं आ जाएंगी उठ के कि तुम लोग, क्योंकि देखो प्रोसीजर लंबा है ना, इसमें स्क्वायरिंग भी हो रही है बीच में और वो भी हो रहा है, तो इसी तरह से आएगा कि तुम लोग कर पाओगे उसको, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा इसमें। और स्टैंडर्ड डेविएशन आता भी काफी ज्यादा रेयरली है, तो ये बस ये तुम लोग का एक वो बन गया, सही है। अच्छा अब स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या आ रहा है, वो देख लो क्या आएगा जो भी है, सैंपल या पॉपुलेशन का दोनों का अलग अलग आएगा। तो बस ये जो मेन बात है ना, वो ये आपको ये फर्क याद रखना है, n - 1 कब लगाना है और n कब लगाना है। जी बोलो। वेरिएंस, हाँ बिल्कुल, वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर तुम लोग को क्वेश्चन में उसने बता दिया कि भाई वेरिएंस इतना है, ओ सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, वेरिएंस निकालो, सिंपल कुछ भी नहीं करना, उसका स्क्वायर कर दो, सही है। सही कह रहे हो ये। तो ये होता है भाई। अब ये जो भी आएगा ये देख लेते हैं क्या आ रहा है भाई, 42/6 ये तुम लोग के पास
7 आ रहा है, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ, सैंपल की। 7 आ रहा है, और जो भी हो ये इसका रूट ले लो, तो ये √7 आ रहा है। सही है। और जो वो वाला आएगा वो अलग आएगा, पॉपुलेशन का, वो 42/7 वो अलग आ जाएगा। वो 6 और √6 आ जाएगा वो। तो ये सर वैल्यूज दूं उनका, ऐसे ही निकाल के दिखाएंगे? हाँ दे दे दो बेटा, ऐसे ही देना कि हम लोग कर सकें, इसमें कैलकुलेटर इन्वॉल्व ना करनी है। सही है, कैलकुलेशन फायदा नहीं है वो करने की, क्योंकि वो आता ही नहीं है। अच्छा खैर, बस ये इतना सा ये टॉपिक है। हाँ, और इसका जो है वो आगे 10, 20, 30, 50, 65। अच्छा भाई, ये राव ने, अब्दुल मुइज ने वैल्यूज दिए हैं हम लोग को, 10, 20, 30, 50, सब निकालो भाई। निकालने बैठो स्टैंडर्ड डिवीजन, फिर मैं एंड में चेक करता हूँ। पहले मीन निकालो इस डेटा का, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए तुम लोगों को पहले तो जाहिर सी बात है कि वो मीन ही निकालना पड़ेगा। और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। अच्छा, इसमें एन वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं कि ये सैंपल है या ये वो है। तो ये अगर सैंपल है तो इसमें n-1 लगेगा। अगर ये, अब अब्दुल मुइस बताओ कि क्या है, अब्दुल मुइस ये सैंपल है या फिर ये पॉपुलेशन का डेटा है? क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे फिर। पॉपुलेशन का है, हाँ, तो फिर एन वाला लगाना फॉर्मूला, n-1 नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है वो 20 आ रहा है। मेरे पास 20 आ रहा है, तुम लोग हाँ सही आ रहा है, तो करेक्ट आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा भी। हाँ बेटा शकील, ये मैंने भी कैलकुलेटर से ही करा है, ये तुम लोग नहीं कर सकते, बड़ा लंबा है बेटा। राव ये देखो ना, डिफरेंसेस देखो, 15, 20। खैर हो तो जाएगा यार शकील, 15 का स्क्वायर लेना कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन 20 आंसर आ रहा है। वैसे मीन क्या आ गया था तुम लोगों का? मीन 35 आया था, 35। यार हाँ यार, ये 300 का स्क्वायर लोगे तो फिर 330 का स्क्वायर लेना तो इन लोगों के लिए 900 हो जाएगा। एक सेकंड जरा मैं करता हूँ। 35, 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई? ये तो बड़ा, 20, 20 और 5, 5, 625 सही है। इस पे होगा 15 का स्क्वायर, ये क्या होता है भाई? ये 225 होता है ना? सही हो गया है। और ये 5 का स्क्वायर 25, और ये 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई? फिर से 225। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। सबका सम करो। हाँ यार, ये सम करना भी थोड़ा सा, इसमें टाइम लग ही जाएगा तुम लोगों को ऑफ कोर्स। ये मिलके ये 225, 225 450 हो जाएंगे। ये 650 हो जाएगा, 650 और 450। तो ये तुम लोग का बना देगा 1100, 1100 प्लस 900, 2000, 2000 आ गया ये। 2000 सम आ रहा है मेरे पास, 2000 का सम आ गया। अब वेरिएंस निकालने के लिए सिंपल इसको डिवाइड करा दो, 1, 2, 3, 4, 5 से। तो ये 400 इसका वेरिएंस आ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन 20 आ रहा है। शकील आसान है यार, ये हो जाएगा। अच्छा मैं कर देता हूँ। 625 और 225, हाँ बेटा 625 ऐसे कि बेटा डिफरेंस लेना होता है ना, x-x बार, और उसका स्क्वायर कर दो। तो मीन मेरे पास 35 आ रहा था, 35 और 10 का डिफरेंस आया 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा? 35 और 10 का जो डिफरेंस आया 25, 25 का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया।
अच्छा स्पेकुलेशन में बता देता हूँ वो किस तरह से करनी है ग्रुप डेटा में। थोड़ा सा हाँ तुम लोग की मेंटल मैथ्स इसमें फास्ट होनी चाहिए बेटा। 5 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि फॉर्मूला है, ये देखो, अपॉन एन। तो यहाँ पे हमारे पास एन 5 था, 1 2 3 4 5। ग्रुप डेटा की कहाँ चली गई वो वाली फाइल? हाँ, ग्रुप डेटा की मीडियन का स्पेकुलेशन ये है कि बेटा यहाँ पे तुम लोगों को देखो दिया हुआ होगा। अब एग्जैक्ट तो तुम लोग नहीं निकाल सकते मीडियन ग्रुप डेटा का, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे तुम लोग से एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि भाई स्पेकुलेट करो कि कहाँ पे मीडियन तुम्हारे हिसाब से क्या मीडियन होना चाहिए। तो तुम लोग क्या करोगे कि भाई देखो तुम लोग सम करोगे फ्रीक्वेंसी इसका, तुम लोग देखोगे टोटल वैल्यूज हैं कितनी। तो सम जब मैंने करा मुझे पता चल गया कि 15 है। सही है, 15। 8 और 4 12, हाँ ये 15 आ रही है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? n+1/2। ऑड है ना, ये ऑड का केस लग गया, n+1/2। तो ये आ जाएगी मेरे पास 8 पोजीशन। अब 8 पोजीशन देखो कहाँ पे आ रही है, 1 2 3, 3 नंबर यहाँ पे कवर हो गए। अब ये देखो ये डेटा को अगर मैं ओपन करूँ ना, ये इस तरह से कुछ 10 10 10 3 दफा, फिर क्या है 12 12 12 12 12 5 दफा, उसके बाद 14 चले आ रहा है 4 दफा। तो 8वीं पोजीशन कहाँ आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 12 पे ही आ रही है। देख रहे हो सम करके? तो 12 ही तुम लोग बोलोगे कि भाई 12 हो गया इसका मीडियन। लेकिन असल में 12 नहीं है, स्पेकुलेट करके 12 है। असल में इसका मीडियन कुछ और है, पॉइंट में आएगा वो। सही है। क्या हुआ फॉर्मूले में, क्या कंफ्यूजन हो रही है? अब इसमें क्या मसले आ रहे हैं भाई? सैंपल होगा तो बेटा फिर ये 4 से डिवाइड होगा, सही है, तो फिर वो 500 आ जाएगा। ये वेरिएंस 500 आ जाएगा। हाँ अच्छा। हाँ ये वेरिएंस है, और ये मैंने इसका रूट ले लिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। सही है। ये बड़ा आसान है, इसमें देख लेना, इतना ज्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो है नहीं। मेंशन्ड होगा, हाँ देखो सैंपल होगा तो मेंशन्ड होगा। पॉपुलेशन अगर कुछ भी नहीं मेंशन है ना, तुम लोग बोलोगे कि पॉपुलेशन है। अगर सैंपल होगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि ये सैंपल का डेटा है या फिर ये उसका डेटा है। अच्छा ये इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लाऊंगा, फौरन फौरन चलना है मुझे, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा वो फटाफट कर लो, उसको देख लो भाई क्या है। इजी होता है वैसे तो। अब ये देखो इस तरह के, व्हाट इज द मीडियन मोड एंड मीडियन ऑफ द सेट 2487, बड़ा आसान है। अब देखो मीडियन मीन तो डायरेक्ट निकाल लोगे तुम लोग। सम ऑफ मीन मीडियन एंड मोड बोल रहा है। अब पहले देख लो कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। बड़ा आसान है यार ये वाला क्वेश्चन, देख लो। अ, ये देख, ऑफ द सेट ऑफ 20 नंबर इफ द सम इज 340। अब इसको वो कुछ भी इसमें अननोन कर सकता है, कभी टोटल अननोन कर देगा, कभी कुछ अननोन कर देगा, तो वो तुम्हें निकालना होगा। अच्छा मोड आ रहा है 4 and 8। देखो मोड 4, 4 2 दफा हुआ हुआ है और 8 भी 2 दफा हुआ हुआ है। बाकी जो मीन आ रहा है वो तुम लोगों को पता है मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम अपॉन एन। वो कर दिया, उसके बाद मीडियन निकाल लोगे। अच्छा ये डेटा खुद से अरेंज नहीं हुआ हुआ, इसको तुम लोगों को करना पड़ेगा अरेंज ना। ये 2 4, फिर 4 के बाद 6 आना चाहिए, 6 के बाद, अच्छा 4 सॉरी 2 दफा, 4 फिर 6 फिर 8, और 8 भी 2 मरतबा है, हाँ सॉरी 7 भी तो है यार। 7 8 8 और उसके बाद 9। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ पूरे हो गए। अब देखो इसमें ये इवन का केस है बेटा, इवन का केस है। इस पे कौन सा लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर है, एक n/2 और एक n+2/2। n/2 मुझे ये वाली पोजीशन देगा, n+2/2 मुझे ये वाली पोजीशन देगा। तो मेरा 6 + 7 का एवरेज ले लो तो वो क्या आएगा? 6.5। तो मीडियन मेरा इस केस में क्या आ गया? 6.5। अब वो तुम लोगों से सबका सम पूछ रहा है, तो 6.5 का सम करो, मीन जो तुम लोगों ने निकाली है वो 6 आ रहा है यहाँ पे वैसे। मोड्स का सम कर लो। तो ये बड़ा इजी है। बस ये इवन ऑड वाले केसेस का फर्क याद रखना।
अच्छा ये बड़ी सिंपल सी है यार, इसमें देखो क्वेश्चन देखो तुम लोग। हाँ इस तरह के आ सकता है। द एवरेज ऑफ, ये वाला देख लो, क्वेश्चन 3 देखो। अच्छा इसमें तीनों निकालने पड़ेंगे फिर तुम लोग डिसाइड करोगे, सही है। इसमें तीनों निकालने पड़ेंगे फिर तुम लोग डिसाइड करोगे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। थर्ड क्वेश्चन देख लो। अच्छा देखो, 110 55 डी, 52 of the numbers are 30 and 60, what is the average of the other two numbers? अब तुमने बड़ा आसान है देखो, चार नंबर है, तुमने क्या करा कि 20 से 4 से मल्टीप्लाई करके तुमने सम निकाल लिया, तुमने ये 90 माइनस कर लिए, तुम्हारे पास 110 आ गया, और फिर तुमने उन दोनों का डिवाइड बाय 2 करके एवरेज ले लिया। डायरेक्ट बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन है, डायरेक्ट करो, कोई इसमें वर्किंग की जरूरत ही नहीं है। एक्सेलेंट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ एक्सेलेंट। क्वेश्चन 4 देखो। अब इसमें किसी के अंदर जरा सी भी अकल है, वो बोलेगा कि सर नंबर जो है ना वो 2468 है। सही है। अब ये क्वेश्चन हो गया हलवा, व्हाट इज द, और कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी भाई, वो यही होंगे। और देखो इसका मीन भी मीडियन भी इत्तेफाक से क्या आ जाएगा, वो n/2, यानी 4/2 2, और 4+2/2 3, तो 4 और 6 का एवरेज यानी वो भी 5 ही आ जाएगा। मीडियन भी इस डेटा 4 का आंसर भी 5 है, इसका एवरेज भी 5 आ रहा है और इसका वो मीडियन भी 5 आ रहा है, इसका मतलब है बैलेंस डेटा है। हाँ एक्सेलेंट दिलमुइस। तो ये, अब ये देखो क्वेश्चन 7 देख लो। इजी प्रॉब्लम्स होते हैं। क्वेश्चन 7 देखो। भाई इसमें ये करना है, ये नाम दिए हुए हैं, प्लेयर जेनेरिन लिव्स मोरो ऑल पार्टिसिपेंट 1 माइल रेस, द एवरेज फॉर द टाइम्स ऑफ ऑल गर्ल्स इज 6, इनका मीन दे दिया उसने तुम्हें। सही है। If the average time for player is 6.7 minutes, what is the average for time for Liz and Moro? इसका मतलब है उन लोगों का कम होगा, जब भी ये कम हुआ है, अब ये तुम लोगों को देखना है कितना कम होगा। 3 का एवरेज है, 3 को बैलेंस 2 ने करना है, तो इसका मतलब वो उससे बड़े फैक्टर से कम होंगे, तो थोड़ी सी स्पेकुलेशन से भी अगर कोई कर रहा है ना, तो वो ये बोल देगा कि सर इसका आंसर ए या बी होगा। अब वो ए या बी होगा, उसमें उनमें से कौन सा होगा वो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। बी, ए, ए और बी दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? बे भाई, भाई ये देखो यार, ये इसकी सॉल्यूशन है, 5 × 6.5 -3 × 6.7 अपॉन 2। तो ये क्या आ रहा है? 6.2 बी आ रहा है। ए रॉन्ग है बेटा, शकील देखो क्या गलती हो रही है। तो
अच्छा आ गया ये देख लो, व्हाट इज द मीन मीडियन, ये वाला देख लो, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मोड्स इन द डेटा सेट। बेटा मीडियन ऑफ द मोड्स है, जरा समझ के करना, मीडियन ऑफ द मोड्स। पहले सारे मोड्स को लिस्ट डाउन करो, फिर उनको अरेंज करो असेंडिंग में, फिर उनका मीडियन निकालो, फिर बताओ आंसर क्या आ रहा है। समझ के करना, मीडियन एंड मोड्स नहीं है, मीडियन ऑफ द मोड्स है। बी आ रहा है, बी और डी अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई? सेकंड, जरा मेजोरिटी का आने दो आंसर। डी, अब्दुल मुइस का डी आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से करो, मोड कोई देखो, कोई मिस ना हो रहा हो। सबका ये अलग अलग आ रहा है भाई। अब सी हो गया आंसर भाई। यार एक बात बताओ, मोड्स क्या आ रहे हैं जरा, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अपने मोड्स बताओ जो तुम लोगों ने लिखे हैं। अभी चेक कर लेते हैं, सी डी, 2 4 और 3 7, 2 3 4 7 यही आ रहे हैं सबके, चेक करो जो अब्दुल मुइज बता रहा है। 2 3 4 7 सही है, अरेंज भी तुम लोगों ने इसको कर लिया। सही है। अब इसमें देखो इवन का केस है, अब इसके मीडियन निकालो ना, तो ये इवन का केस है, 3 और 4 का एवरेज ले लो तो 3.5, डी इसका आंसर आ रहा है। सॉरी, अच्छा हाँ, 2 3 4 7 तो इसका डी आएगा ना, और क्या आएगा? ये सी कैसे आ रहा है भाई? सी, एक सेकेंड, सी के सी वाले कहाँ हैं? जरा मैं देखूं ऊपर जाके। अच्छा, जी भाई शकील सी, और ये कौन है, अहमद भी सी है, हसन सी। सर 2.5, हाँ 2.5, नहीं बेटा ये रॉन्ग लॉजिक है, आपको ये इस तरह से नहीं कह सकते आपके सर 2.5। आपको सेकंड और थर्ड पोजीशन का एवरेज लेना है इसका। अब ये तुम शॉर्टकट जो इजाद कर रहे हो, आंसर वैसे डी है इसका। हाँ वो भी यही है, लेकिन फिर भी। अच्छा, 9 देख लो, 9, क्वेश्चन 9 देखो, फिर मैं देखता हूँ। जल्दी भाई जल्दी से। सर ये मोड्स कैसे निकाले आपने? ये मोड्स इन लोगों ने निकाले हैं बेटा, मैंने नहीं निकाले। बेटा मोड्स जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो मोड होते हैं। अब देखो -5 कितनी दफा हो रहा है, -5 एक ही है, नहीं है मोड। अब ये लोग कह रहे हैं कि इनका 2 आया हुआ है मोड, तो 2 देख लो कितनी दफा है डेटा सेट में। 2, और एक और कहाँ है भाई 2? एक ये 2 है, और एक ये 2 है, ये देखो 2 दफा ये आ गया ये। और क्या नाम है, 3, ये रहा 3, और दूसरा 3 ये रहा। उसके बाद 4 भी रिपीटेड है, तो 4 भी मोड हो गया। उसके बाद 7 ले लो, 7, और ये 7, तो ये दोनों, ये 4 नंबर दो दो मरतबा रिपीटेड है, तो ये मोड्स हो गए। ये बताओ 9।
क्या बोल रहा है ये, कह रहा है कि एवरेज निकाल दो वाई और जेड का। एवरेज हो जाएगा। क्या आ रहा है भाई तुम लोगों का? ई, एक्सेलेंट। सबका ही आ गया, समझ आ गया, थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? वो कॉन्सेप्ट ये इक्वेशन, अब जिसको मीन का एवरेज का मतलब पता है उसने ये क्वेश्चन आराम से बना ली होगी कि सर ये y इज इक्वल टू 14 - x, और मेरे सारे ऑप्शन x की टर्म में है, तो भाई y को सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा x से। तो ये, और ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई भाई, उसने मुझे बोला हुआ x एंड y का एवरेज कितना है 7, मतलब x प्लस वाई अपॉन टू 7 है। तो x प्लस वाई जो है वो 14 है, यहाँ से मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया 14 - x। एक्सीलेंट। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं भाई ये प्रॉब्लम। अब इनकी डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा नहीं होती है। अब इसमें मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन वाले तो कोई नजर नहीं आ रहे, लेकिन पेपर में आता है वो स्टैंडर्ड डिवीजन। अब मैंने तुम लोगों को बता दिया है वो क्या है किस तरह से, लेकिन बड़ा बेसिक सा आता है, ज्यादा ज्यादा 3-4 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा वो। मतलब 3-4 नंबर से मुराद ये है कि 4 नंबर वो दे देगा, इसका निकाल दो स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका निकाल दो वेरिएंस। तो ये है ये टॉपिक। तो बस ये था। अब मुझे जरा उस पे जाना है, ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री भी यार तुम लोग की बड़ी बेसिक आती है, बहुत ही ज्यादा, सब जिसको बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री भी बड़ी बेसिक है। मैं अभी बताता हूँ तुम लोग की। असल ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा वो अलग ही होती है। अच्छा खैर, यहाँ पर सबसे पहले तो भाई ये तुम लोग को ये फॉर्मूले सबको पता होंगे होपफुली, कि भाई क्या हुआ मसला, वैल्यूज भूल जाते हैं, ये तो मसला है ना बेटा। यहाँ पर तुम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है। अब ये, अच्छा टेन थीटा एक तो ये भी होता है, और टेन थीटा एक और चीज तुम लोग को याद रखनी है, टेन थीटा एक और चीज होता है, वो होता है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब वो कैसे होता है, साइन थीटा ले लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये डिवाइड हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ ये बराबर है, डिवाइड बाय कॉस थीटा से कर दो बी अपॉन एच। तो ये इसको रेसिप्रोकेट होके ये बन जाएगा पी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन बी। ये एच से एच कैंसिल, वही चीज आ जाएगी पी अपॉन बी। तो टेन थीटा ये चीज भी है। हाँ ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, ये इसने बताया है अहमद ने। ये लोग जो शॉर्टकट भूल रहे हैं, सम शॉर्टकट बता रहे हैं। अब दो तीन चीजें तुम लोग के दिमाग में होनी चाहिए, जो एक क्या है भाई, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी बड़ी कम है तुम लोग के सिलेबस में ना। एक देखो ये, तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि भाई साइन ऑफ 90 - थीटा वो क्या होता है भाई, किसी को पता है ये क्या होता है? ये बड़ा, एक्सेलेंट, कॉस थीटा होता है। साइन 90 - थीटा तुम लोग को पता होना चाहिए कि कॉस थीटा होता है, उसी उसी के साथ तुम लोग को कॉस 90 - थीटा। अब ये बड़ा आसान है यार, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हाँ ये बताओ ये क्या होता है, टेन 90 - थीटा। एक्सेलेंट, कॉट थीटा लाएगा। नहीं, ये कोसेक कहाँ से आ गया बेटा? कोसेक नहीं होता। कोसेक तो साइन का इनवर्स होता है, कॉट होता है। ये कॉट
आप लोग कॉट नहीं, इसको 1/10 थीटा बोलो। सही है। अब ये बड़ी बेसिक सी, उसके बाद तुम लोग को एक और आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब ये तो मुझे कंप्लीट करने की जरूरत भी नहीं है भाई, ये क्या होता है? एक्सेलेंट, ये 1 होता है। हमेशा कोई भी एंगल हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमेशा क्या होता होता है, वो 1 आंसर आ जाता है इसका। उसके बाद तुम लोगों को एक दो बातें जरा और हैं वो पता होनी चाहिए। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई साइन थीटा की, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। इसकी साइन थीटा की तुम लोगों को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और -1। ये भी याद रखना, 1 और -1 इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं, लेकिन ये अपोजिट में चलते हैं। अब वो कैसे अपोजिट में चल रहे होते हैं, जब वो एक मिनिमम होगा दूसरा मैक्सिमम होगा। सही। अब मैं बता, 1/कोसेक। अच्छा, दूसरा जो तुम लोग को, अच्छा वो वाली तुम लोग के उसमें नहीं है वैसे। सेकंड क्वाड्रेंट की आइडेंटिटीज आई थिंक मैंने अभी तक पास्ट पेपर में उसका क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? बेटा ये इन्वॉल्व, नहीं माइनस साइन नहीं होता बेटा। नहीं, हाँ एक्सीलेंट शकील, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? नहीं नहीं, साइन थीटा नहीं होता ये। ये क्या होता है? ये वाली आइडेंटिटी पता है किसी को? एक्सीलेंट शकील, माइनस कॉस थीटा होता है ये। और टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये भी, ये क्या होता है? -10। एक्सीलेंट। कॉट नहीं नहीं, कॉट नहीं होता बेटा, ये -10 होता है। अब ये मैंने देखी नहीं है, ये अभी तक पास पेपर में आई हुई, मैंने वही वाली देखी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, लेकिन ये एहतियातन पता हो तो अच्छी बात है। अब ये कैसे डिटरमाइन हो रहा है कि यार सर ये आइडेंटिटी तुम लोग को, एक चीज जरा याद कर लो तो तुम लोग को बड़ा आसानी हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। अब ये कैसे याद रखना है कि सर ये याद कैसे रहेगा? भाई ये वाला इसको ऐसे याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब पॉजिटिव होंगे। ऑल सिली टॉम कैट्स। अब वो ये देखो भाई, अब सबने अपने अपने शॉर्टकट बनाए हैं, तो जो याद रखना है वो जिसको रख लो। अब सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ साइन पॉजिटिव आया हुआ है, 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी ये बेचारे दोनों क्या है, ये नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में ये दोनों 180 प्लस थीटा में क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव हो रहे होंगे, सिर्फ 10 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या क्या कर दिया, सी और एस उल्टा लिख दिया मैंने? नहीं नहीं नहीं, सी और एस उल्टा लिख दिया बेटा, क्लॉकवाइज चला रहा हूँ ना मैं। कहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया सी और एस? भाई ऐड शुगर टू कॉफी, अब इसमें क्या है, इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कॉस, ये उल्टा कैसे हो गया? ये ये कौन सा ग्लिच है भाई शकील? नहीं ऐसा कोई ग्लिच नहीं है बेटा।
क्लॉकवाइज ही चलता है, क्यों एंटी क्लॉकवाइज चलवा रहे हो बेटा एक चीज। अच्छा, ये तुम लोग के पास उल्टा आ रहा है। अरे भाई तुम कुछ भी लगा लो बेटा, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। मैंने जो पढ़ा है ना, हम लोगों ने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है वो मैंने यही तरीका पढ़ा है, ऐड शुगर टू कॉफी, और बिल्कुल सेम यही क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं। हमें उल्टा। ए के लेफ्ट पे साइन आएगा? नहीं बेटा ये जरूरी नहीं। अबे भाई तुम लोग, अच्छा भाई ये लो यार। भाई अब तुम लोग क्लॉकवाइज चलाओ एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। वो तुम लोग भाई, अब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, उसका मसला नहीं। खैर, मैंने इस तरह से पढ़ा हुआ है भाई। ये रहा इसमें, ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें भी वही होगा। अब इसमें तुम लोग यूं जा रहे हो, अब ये तुम लोग का दूसरा है, 9780 वाला। और ये वाला कौन सा है, 180 से 270 वाला। और ये कौन सा है, 270 से 360 वाला। पहले मैं यूं जा रहा था इस तरफ क्लॉकवाइज, अब मैं जा रहा हूँ एंटी, तुम लोग मतलब मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जबरदस्ती लेके गए हो एंटी क्लॉकवाइज। सही है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये इसमें होता है। अब अच्छा खैर, अब ये तो हो गया मसला क्लियर। उसके बाद अब एग्जामिनर का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई, अच्छा एक और चीज है भाई, वो वो क्या है भाई, ये वाली वैल्यूज ना, ये तुम लोग को साइन और कॉस के लिए याद होनी चाहिए। तो ये क्या नाम है, sin 30 क्या होता है भाई। अच्छा देखो, एक और इसमें तुम लोग पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब किसी को आइडेंटिटी अगर पता है ना कि sin 90 - थीटा वो क्या होता है, वो cos थीटा होता है, तो वो उसकी जो देखो cos 60 की वैल्यू जो होगी वही साइन उसकी भी होगी। अब वो उसके अंदर अगर इतनी किसी के अंदर अकल है तो वो बोलेगा कि सर जो cos 60 की वैल्यू होगी वही क्या होगी, वो sin 30 की वैल्यू भी होगी। अगर किसी को कोई भूल जाए तो भाई, तो इस तरह से। अच्छा sin 30, क्योंकि cos 60 क्या होता है, वो होता है 1/2। तो यार sin 30 भी क्या होगा, 1/2। और क्या नाम है, अब 45 पे आ जाओ भाई। अब देखो, अब 45 पे अलग गेम होगा। देखो 45, 90 - 45 भी 45, और 45 वैसे भी 45। तो यार इसका जो दोनों का आंसर आएगा ना वो सेम आएगा। अब इसमें वैसे आंसर होता है ये 1/√2। सही है, अब ये तुम लोग को यही वैल्यू याद करनी है। अब बहुत सारे लोगों का कैलकुलेटर इसको दिखा रहा होगा √2/2, वो भी यही बात है, लेकिन तुम लोग को ये वैल्यू याद रखनी है, 1/√2। सही है। तो ये किसी को अगर आइडेंटिटीज याद है ना, अब ये वाला देखो, ये वाला cos 60 क्या होता है भाई। अब जो cos 60 होगा वही sin 30 होगा। तो ये सिंपल क्या हो गया। अच्छा cos, क्या मैंने 60 में तो लिख दिया cos का। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ cos 30 का, जो sin 60, अच्छा sin 60 भी तो नहीं लिखा, तो ये भाई साहब होते हैं भाई √3/2। अब ये √3/2 है, तो ये भी √3/2। अब यहाँ पर जो है वो अच्छा टेन का जो है हमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेन का तुम लोग वैसे ही निकाल लोगे। वो क्या होगा, sin/cos कर करके। तो ये इस तरह, जैसे अगर मैं tan 30 का पूछूं तो तुम लोग क्या करोगे कि बस सर इसको डिवाइड करा देते हैं उससे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 1/√3। इस तरह से करके तुम लोग टेन का निकाल लोगे, इसलिए हम लोग सिर्फ ये वाली वैल्यू याद करते हैं। तो अब जाहिर है जिसको आइडेंटिटी पता होगी वही निकाल पाएगा। अब जिसको पता नहीं होगी तो वो फिर इसमें अटक जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ तक ये इस चैप्टर की थ्योरी है, बस इसी सब में से आएगा जो आएगा। अब अच्छा हाँ, एक और चीज बता देता हूँ तुम लोगों को, मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन मैंने सिलेबस में लिखा हुआ देखा था, अभी तक मैंने सवाल नहीं देखा उसका। इन
ये मैं कौन सा रूल लिखने लगा हूँ, किसी को समझ आ रही है? नहीं नहीं नहीं, डेसिमल में नहीं। नहीं बेटा, ये कॉसीन रूल देखो बेटा, अब्दुल मुइज, कॉसीन रूल का मुझे अभी तक ना मुझे सिलेबस में लिखा हुआ नजर आया और ना मुझे उसमें, क्योंकि कॉसीन रूल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, वो स्क्वायर आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस है, तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर तुम लोग याद कर लेना उसमें जो है वो। अच्छा देखो, सबसे पहले देख लेते हैं साइन रूल क्या है। साइन रूल भाई साहब बोलते हैं कि भाई रेशो जो होगा ना वो सेम होगा, तो वो क्या कहते हैं साइन रूल भाई, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब यहां से तुम लोग साइन रूल इस्तेमाल करके बड़े मजे से किसी भी तरह के ट्रायंगल पे, देखो वैसे तो साइन कॉस टेन लगाने के लिए तुम लोग को क्या चाहिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये साइन रूल ये हर तरह के ट्रायंगल पे लग रहा होता है, ये साइन रूल है आपका। तो यहाँ पे तुम लोग कोई भी अननोन हो उसको तुम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो तुम लोग निकाल सकते हो आराम से। हाँ, इतना आता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ बेटा, इतना नहीं आता, सही कह रहे हो, मैंने भी नहीं देखा अभी तक, लेकिन कॉसिन भी देख लेते हैं भाई। कॉसिन रूल ये कहता है आपका जो, मिसाल के तौर पे मुझे अगर साइड ए निकालनी है, अननोन है, तो वो ये कहता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ऑफ ए। ये आपका कोसीन रूल है। और ये भी, अच्छा इन दो रूल्स की खासियत ये है कि इनकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है जो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की रिक्वायरमेंट है ना, कि भाई 90 डिग्री पे ही लगेगा, वो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरह के ट्रायंगल पे लग जाएंगे। सही है। अच्छा भाई, इंटीरियर एंगल ऑफ सम तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वो तो सबको पता है कि वो 180 होता है। लेकिन ये आया कैसे? ये आया ऐसे कि भाई कौन से फॉर्मूले से आया है, किसी को पता है ये फॉर्मूला? 180, हाँ 180 आ तो गया, लेकिन कौन से फॉर्मूले से आया? पाइथन। फॉर्मूला बताओ बेटा, फॉर्मूला ये कैसे आया? तो बेटा ये आया हुआ है। नहीं नहीं, ये पाइथागोरस से नहीं आया है बिल्कुल, ये इस फॉर्मूले से आया है। ट्राइंगल में साइड कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ शेप एन है, तो ट्राइंगल में कितनी होती है? थ्री होती है, थ्री माइनस टू, तो ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल बन गया 180 डिग्री। इधर किसी भी तुम लोग, अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी शेप, ऑक्टागोन आ गया अगर, तो ऑक्टागोन का कैसे निकालोगे? ऑक्टागोन में कितनी होती है, 8 साइड, 8 माइनस टू 180 इंटू सिक्स करके ये निकाल लो। ये इस फॉर्मूले से ये सारे डिराइव हो रहे हैं। सही। अब अब देखो, वेमिनर का बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि भाई साइन थीटा आपका अगर एक एंगल का निकालना हो, मतलब तो उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ, हाँ नहीं ये नहीं निकाल बेटा, देखो अगर आपकी वो क्या नाम है, वो है ना रेगुलर पॉलीगॉन है, तो फिर तो आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है फिर तो सबका क्या आएगा, 60 60 60, 180 को डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दो तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर आइस वो नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। हेक्सागोन में यही करोगे, इसकी जगह सिक्स रखोगे, वो 180 इंटू फोर कर दोगे, तो 180 इंटू फोर करोगे, देखोगे आंसर क्या आ रहा है, उसको डिवाइड बाय सिक्स कर दोगे। हाँ आउटर एंगल। सर ये कोसीन रूल कौन सा वाला? नहीं ये अलग है बेटा, ये ऐसे ही मैं बता रहा था, ये कुछ क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, वैसे तो ये उसका जो ज्योमेट्री है ना तुम लोग का, ये उसका पार्ट है, ये वाला फॉर्मूला, ये उसमें नहीं लगेगा, ये कोसीन रूल में, ये उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो,
एग्जामिनर बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। एग्जामिनर तुम लोग बोलेगा यार टेन टीटा मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है टेन टीटा की वैल्यू, वो आ गई 3। मुझे बताओ साइन टीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। किसी को आ रहा है समझ में क्या करना है? शकील एक्सीलेंट बेटा, मैं समझ गया। तो निकालो अब समझ आ गया तो निकाल ही लो। गुड। 3 3/2 आ रही है साइन थीटा की। 3/2 तो आ ही नहीं सकता साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। बेटा ये टेन थीटा की वैल्यू मैंने तुम लोगों को 3 दे दी है। अब मैं बोल रहा हूँ साइन और कॉस की वैल्यू निकालो। साइन 3? भाई ये कौन सी तुम लोग मैथ्स लिख रहे हो? भाई साइन थीटा 3 कैसे हो सकती है? साइन की अभी मैंने बताया मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अल्लाह के बंदो। अच्छा खैर, जो बड़े मजे से ये शकील और ये लाइबा शब ने सबसे पहले बात बोली थी कि सर ये टेन टीटा इज इक्वल टू 3 नहीं है, ये टेन टीटा क्या है, टेन टीटा इज इक्वल टू 3/1 है। सही है, अब आ जाओ ट्रायंगल बना लो भाई। ये थीटा है, टेन टीटा दिया हुआ है तुम लोगों को। टेन टीटा क्या दिया हुआ है? टेन टीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 1। साइन टीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालो भाई। ये आएगा √3 का स्क्वायर +1। तो ये आ जाएगा √10। √10 आ गया ये। अब ये यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/√10। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√10। टेन इनवर्स नहीं तो बेटा कैलकुलेटर नहीं होगा ना वहां पे। नहीं ना, यही तो कमाल है। कैसे निकालोगे टेन इनवर्स 3? बताओ। कोई अगर तुम निकाल सकते हो, कोई कैलकुलेशन है ऐसी तो तुम बता दो। 3/√10, एक्सेलेंट। देखो अब ये टेन थीटा की ये वैल्यू देख के तुम लोगों को खुद ही पता चल गया होगा कि सर साइन और कॉस का रेशो क्या है, वो 3:1 है। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो क्या है कि 3:1, क्योंकि टेन होता ही क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब समझ आ गई ये लॉजिक? अब इसको एग्जामिनर किसी भी तरह क्या सबके लिए यूज होगा? अच्छा खैर, ये इस तरह का क्वेश्चन कुछ आएगा तुम लोगों के पास। अब एग्जामिनर इसमें कुछ भी दे सकता है। अब एग्जामिनर बोल देगा कि यार मिसाल के तौर पे टेन टीटा इज इक्वल टू 3/2 के लिए निकाल दो, तो इसके लिए जरा वर्किंग करो। टेन का ही देगा वो ज्यादा ज्यादा, क्योंकि साइन और कॉस का तो बड़ा आसान हो जाता है। हाँ। अब यहाँ पे तुम लोग को एक चीज नजर आ गई होगी कि सर रेशो क्या है साइन और कॉस का। भाई टेन दे दिया मैंने तुम्हें अब्दुल मुइज, ये टेन टीटा की वैल्यू दे दी है 3/2 यानी 1.5। मैं बोल रहा हूँ कॉस और साइन की वैल्यू निकाल दो, साइन टीटा और कॉस टीटा की। 3/√13। एक्सेलेंट, 3/√13 सही कह रहे हो, साइन थीटा की यही आएगी। क्या चीज रिपीट? क्वेश्चन रिपीट? पिछला क्वेश्चन 2/√13, एक्सेलेंट, गुड।
कॉस कॉस थ्री नहीं आएगा लाइबा। नहीं नहीं, कुछ गलती हो रही है आपका। साइन आएगा 3/√13। कॉस आपका लाइबा 2 आएगा। हाँ एक्सलेंट, 2/√13। हाँ 3/√13 और 2/√13। बिल्कुल सही कह रहे हो इस तरह से। तो ये तुम लोग को एक रेशो से अब दूसरा रेशो निकालना आ जाना चाहिए। अच्छा है अहमद, ये क्वेश्चन ये था कि मैंने तुम लोग बोला था टेन थीटा की वैल्यू, अब मैंने तुम लोग को 3 दे दिया, सही है। अब मैंने तुमसे बोला कि भाई साइन की वैल्यू साइन थीटा की निकाल दो और कॉस थीटा की निकाल दो। अब ये टेन थीटा इज इक्वल टू 3, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 3/1। ट्राइंगल बना लो। अब जब मैंने ट्राइंगल बनाया तो मैंने देखा कि यार टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 1। तो 3 1, उससे मैंने हाइपोटेन्यूज निकाली है, मेरे पास आ गया √10। अब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/√10। और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√10। सॉरी ये 10 है यार, तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे, 3 लिख दिया मैंने। अच्छा खैर ये, अब बाकी तुम लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए यार। वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी, वो एग्जामिनर मिसाल के तौर पे ये ट्राइंगल बना के दे देगा, बोलेगा कि यार कि ये एंगल अननोन है। तुम लोग को ये एंगल दिया, मिसाल के तौर पे ये वैल्यू दी हुई है और ये वाली वैल्यू दी हुई है, क्या नाम है, 5। अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मुझे लगाना कौन सा रेशियो है ये एंगल निकालने के लिए। तो वो अब जाहिर है जिसको फॉर्मूले याद होंगे वो फौरन से पकड़ लेगा कि सर यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पे वो तुम लोगों से कुछ भी कह सकता है कि बोलेगा यार साइन थीटा बता दो। तो साइन थीटा क्या नाम है, बड़े मजे से तुम लोग ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √21, ये वाली साइड √21 आ जाएगी। तो अब तुम लोग साइन कॉस साइन 10 कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और देखो जिसमें वैल्यू होगी ना वो इस तरह की वैल्यू देगा कि ये परफेक्ट वैल्यूज आ रही हो। मिसाल के तौर पे ये आ रहा होगा 2/5 नहीं आएगा, ये आ जाएगा जैसे कॉस थीटा 1/2। अब तुम लोगों को पता है कि अगर 1/2 कॉस थीटा आ रहा है तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री, या फिर π/3। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन। देखो डिप्रेशन एंगल होता है नीचे देखने वाला, अभी तक मैंने नहीं देखा लाइव। वैसे वो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन, वैसे हमेशा मैं एक बात बता दूं वो सेम होते हैं। ये देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैं अगर इस लाइन की बात कर रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट एक्स से पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा। और पॉइंट जो पॉइंट एक्स से पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना, थीटा, वही हमारी जो जेड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वही पॉइंट ए से पॉइंट एक्स का क्या होगा, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। वैसे मैंने देखा नहीं इसका क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है, आ सकता है आपके उसमें। डिप्रेशन और एलिवेशन ये होता है, और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। सही है, एक तो ये बात हो गई। बेयरिंग भी नहीं है आप लोग, अच्छा किसी को बेयरिंग का पता हो, बेयरिंग भी, बेयरिंग के कुछ एक रूल होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज चलना है और एक नॉर्थ। बेयरिंग भी मैंने ना सिलेबस में उसका जिक्र देखा है, ना ही उसका मैंने उसमें देखा हुआ है। ना ही मैंने इसका जो है वो पास पेपर में अभी तक देखा है बेयरिंग का क्वेश्चन कोई भी। अच्छा बेयरिंग का नहीं पता तुम लोगों को, अच्छा बेयरिंग होता है बेटा। अच्छा खैर छोड़ो छोड़ो बेयरिंग को। तुम लोग बोलोगे कि सर पता नहीं अलग अलग टेस्ट आ गई थी, टेस्ट में आ गए थे बेयरिंग। लो भाई फिर क्या करा, छोड़ दिया
यार बेयरिंग जिसको एंगल्स का प्रॉपर्टीज पता है ना, जिसको एंगल प्रॉपर्टीज, वो बेयरिंग तो उसके लिए कुछ मसला है ही नहीं। कुछ एक आध प्रॉपर्टी, एक बटरफ्लाई, एक जेड, एक दो प्रॉपर्टीज ही होती हैं उसके अंदर, ज्यादा तो होता भी नहीं है। अच्छा खैर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो यार। यार तुम लोग अब इतना इसरार कर रहे हो तो मैं बेयरिंग बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ये मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है ओ। अब ये एक पॉइंट होगा ए, सही है। ये एक पॉइंट होगा ए। ये वाला एंगल मैंने तुम लोगों को दे दिया यार, मिसाल के तौर पे ये वाला एंगल मैंने दे दिया 60, सही है। अब वो एग्जामिनर तुम लोग से बोलेगा यार बेयरिंग ऑफ ए निकाल दो फ्रॉम ओ। अब ओ से, अब बेयरिंग का कुछ रूल है, ये सबको पता है, ये जगह होती है नॉर्थ। बेयरिंग हमेशा नॉर्थ से मेजर की जाती है और क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलो नॉर्थ से ए की तरफ, ये तुम लोग का आंसर है। ये टोटल 180 बनता है, तो 180 क्या नाम है, 180 -60, तो बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ क्या आ जाएगी, वो 120। ये होता है बेयरिंग, सिंपल। पता तो होगा तुम लोगों को। अच्छा खैर। अच्छा, मैंने नया टर्म यूज कर लिया भाई, इसके लिए माजरत। अच्छा खैर, अब इस पे आ जाओ जरा, बेयरिंग वेयरिंग सब हम डिटेल में करेंगे बाद में, जब सिलेबस कवर हो जाए तो कर लेंगे, अभी फिलहाल सिलेबस की चीजें देख लेते हैं। अच्छा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin² प्लस 3 cos²। अब यहाँ पर बताओ भाई क्या करूं। देखो आइडेंटिटी लग रही है, अच्छा जूम कर दूं, अब सही है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज करो बेटा, आइडेंटिटी को किसी तरह घुसाओ इसके अंदर, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये आइडेंटिटी है तुम लोगों की। अब ये 3, शकील का आंसर आ गया 3 यानी बी। तुम लोग निकालो जरा। 5। लो भाई, ये तो ऑप्शन से ही बाहर वाला मामला आ गया हमारे पास। और कोई। अच्छा, मुझे अभी ये तुम लोग को एक दो करके दिखाने पड़ेंगे, फिर तुम लोग को शायद समझ आ जाए, अभी मुझे गड़बड़ लग रही है, दोनों ही आंसर में गड़बड़ लग रही है। खैर, 3 आ नहीं सकता इसका आंसर, इसका आंसर इवन हो, इवन में आएगा। मौसम कह रहा है 2। अच्छा वैसे एक बड़ा शॉर्टकट है, इसका आंसर सिर्फ सी हो सकता है। अब वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा नहीं इसका आंसर सी कैसे हो सकता है, लेकिन फिर तुम लोग हाँ, इवन यही बचा है। अब ये, खैर अब वो छोड़ दो, वो क्या है इसकी लॉजिक देख लेते हैं भाई। मसला है मेरे पास, ये कर रहा है cos²θ, अगर मैं इसको जीरो, जीरो इवन नहीं होता बेटा। अच्छा, इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, सही है। अब ये, अब मैं आराम से ना इसके ऊपर एक काम कर सकता हूँ, 2 को कॉमन लेके इसको कर दिया मैंने sin² θ प्लस cos²θ, और प्लस cos²θ। तो ये 2, अब ये चीज किसके बराबर होती है, ये चीज 1 है, तो ये 2 × 1 प्लस cos²θ। 2 × 2 प्लस cos² θ आएगा। अब cos² θ की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब देखो cos की मैं मिनिमम वैल्यू ले लूं, अगर cos की मैं मिनिमम वैल्यू लूं तो वो cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर भी 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1, -1 का स्क्वायर भी 1, लेकिन अगर मैं cos 0 लूं जो कि 90 पे आता है cos, उसका स्क्वायर भी 0 आएगा, तो मेरे लिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा सूटेबल है। इसका मतलब है 2 + 0 मेरे पास आंसर आएगा इसका सी। देखो cos की मिनिमम वैल्यू cos स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू नहीं है।
बेटा तुम लोग को ये बात तो पता है ना कि कॉस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 और -1, ये तो पता है। कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है 1, और क्या नाम है, मिनिमम वैल्यू होती है -1, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सही है। तो यार मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin² थीटा मुझे मिनिमम चाहिए। अगर देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, इधर आओ बात सुनो, अब तुम लोग समझ आ जाएगी तुम लोग को। अगर मैं इसको कर दूं मैक्सिमम, सही है, तो फिर क्या होगा, मैं कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पे जाऊंगा, यानी 1 का स्क्वायर 1, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 2 + 1 = 3 आ जाएगी। हाँ अहमद को समझ आ गई। अब समझ आई, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन की, तो मुझे मिनिमम वैल्यू के लिए मैं कॉस स्क्वायर को 0 लूंगा। समझ आ रही है। क्योंकि स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी वो 1 बन जाता है, मसला ये। हाँ सही 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 कह रहे हो, सबके मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या आएगी इस एक्सप्रेशन की, वो 3 आएगी। नहीं, क्या नहीं? समझ नहीं आया भाई। देखो, ये जो अब देखो, इस क्वेश्चन में मसला क्या है, तुम लोग ये आइडेंटिटी, ये देखो, ये आइडेंटिटी सबको पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अब मुझे जहां पे स्क्वायर नजर आ गए ना, इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी का यूज एग्जामिनर मांग रहा है। तो मैंने क्या करा, अब मैं कैसे इसको, अब मैं इसमें कॉमन तो ले नहीं सकता कि sin² थीटा + cos²थीटा, तो मैंने 3 को ब्रेक कर दिया। अच्छा, लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। देखो, वो कह रहा है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू, अब या तो कॉस को मैं 1 लूंगा, या -1 लूंगा, या फिर 0 लूंगा। तो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? देखो, -1 का स्क्वायर भी 1 होके वो प्लस हो जाएगा, तो वो 3 बना देगा, और 1 का स्क्वायर भी प्लस होके वो 3 बना देगा। मिनिमम वैल्यू मेरे पास 0 पे आ रही है, तो मैं 0 का 2 + 0। नहीं, वो नहीं बताऊंगा बेटा, उससे फिर बड़ा मसला है। एक उसकी वजह है कि वो मैं नहीं बताना चाह रहा, उसमें फिर तुम लोग गड़बड़ करोगे बहुत सारे क्वेश्चन में। और वो अहमद, वो समझ नहीं आएगा तुमको, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो समझ में नहीं आएगा। उसके अंदर एंगल प्रॉपर्टीज का चक्कर है, वो तुम लोगों ने पढ़ी भी नहीं होंगी वो, तो उसमें जो है वो चक्कर आ जाएगा, इससे कंफ्यूजन आएगी उसमें। इस तरह की सीरीज बस ऑड आ रही है तो आंसर इवन, खैर छोड़ो। अच्छा, क्वेश्चन 2 देखो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin, अब देखो, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 2 sin² थीटा + 3 cos थीटा। तुम लोगों को साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू पता है, मैंने बताई हुई है। सही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या, कैसे बनाऊं, क्या करूं? स्क्वायर करें पहले? बताओ क्या करें। देखो, इसकी मैक्सिमम तुम्हें ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी कैसे। नहीं, देविका राइट नहीं है ये, इसमें एक मसला है। बेटा तुम लोग अलग अलग क्यों ले रहे हो, थीटा एक है। मैं, ऐसा नहीं है कि साइन, देखो साइन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, साइन होता है 90 पे मैक्सिमम। और कॉस भाई साहब कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कॉस होता है 0 पे मैक्सिमम। तुम लोग को ऐसे 0 पे होता है, सॉरी, कॉस 0 पे मैक्सिमम होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। अब तुम लोग को ऐसी वैल्यू लेनी है जिसपे ये दोनों ही जो है ना, वो क्या नाम है, मैक्सिमाइज हो जाए। क्या नाम है, जिस ऐसा टीटा हो जिसपे ये दोनों ही जो है वो इनकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए।
मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा रुक जाओ। 45। 45 कैसे बेटा, क्या वर्किंग क्या करी है? वर्किंग बताओ, वर्किंग क्या करी है? अच्छा ये अहमद का भी 45 आ गया, ये कैसे भाई? 45, चलो थीटा की वैल्यू 45 रख के देखो। हाँ रखो, देखो क्या आ रहा है। नहीं आ रहा। तो बेटा ये तुम लोग इस तरह से डिसाइड नहीं कर, ये बिल्कुल। अब इन लोगों ने एक अच्छी अपनी तरफ से कोशिश अच्छी करी कि सर क्या करें। अब थीटा की एक हमें बैलेंस वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करते हैं कि हम वो 45 ले लेते हैं। अब इन लोग की अप्रोच में गलती कहाँ हुई? इनकी अप्रोच में गलती ये हो गई कि भाई ये लोग ये भूल गए कि जो हमारे जो कॉस का जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है, और हमारा जो साइन का ग्राफ है वो इस तरह का होता है। ये लोग ये भूल गए कि ये लीनियर फंक्शन नहीं है। इनको आप इस तरह से डील नहीं कर सकते कि आधा एक हो गया तो दूसरा उतने उस प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगा, या दूसरा इस तरह से कम हो गया। तो ये तो ये इसका जो वो है। अब ये तो तुम लोग फिर ट्रायल एंड एरर लगाते रहोगे कि सर सर को वो ले लें या ये ले लें। ये अच्छा खैर ये ट्रायल एंड एरर से भी हो सकता है, लेकिन फायदा नहीं है इसको करने का। अच्छा खैर इसका मैं वो बता देता हूँ एक के, इसका करना क्या है इसमें जो है। अच्छा ग्राफ का क्या पूछ रहे हो तुम लोग? देखो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू तो सेम ही लेंगे ना बेटा। तुम लोग 45 तुम लोग जो ले रहे हो, तुम लोग को ये थोड़ी पता है कि वो लीनियर फंक्शन, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ थोड़ी है, इस तरह का थोड़ी है कि वो उसमें तुम लोग जितना एक कम हो रहा है तो उतना दूसरा बढ़ जा रहा है। वो लीनियर रिलेशन है ही नहीं उसमें, तुम ये नहीं कह सकते। तुम लोग की अप्रोच अच्छी है, मैं समझ गया कि सर बैलेंस एक वैल्यू ले लेते हैं 45 जिसमें कॉस भी शायद मैक्सिमाइज हो जाए और वो भी मैक्सिमाइज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्या नाम है वो, उसका वो है। अब इसका एक तरीका इस क्वेश्चन का क्या है कि आप बनाओ ग्राफ। अब तुम लोग क्योंकि ग्राफ बना नहीं सकते, जाहिर सी बात है। ये क्या नाम है, ये अगर मैं ग्राफ बनाऊं 2 sin θ = 3 cos θ, इसका -3 cos θ, अब इसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा ना वो आंसर होगा। अब ये काम क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे कर नहीं सकते, ग्राफ बनाना और उसकी वैल्यू निकालना। हम लोग अभी अभी मैं बता देता हूँ ग्राफ का क्या चक्कर है। खैर इसमें बेटा ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू बताओ। सॉरी ये हाइपोटेन्यूज होगी ना। अभी मैं बताता हूँ ये ग्राफ का क्या चक्कर है और ये क्यों इस तरह से हो रहा है। √13 आ रही है ये, तो इसका मतलब है कि √13 ही इसका करेक्ट आंसर है। भाई देखो, तुम लोग जरा एक चीज देखो, इस क्वेश्चन की असल सॉल्यूशन कैसे होगी, जो एक्चुअल इसका मेथड है वो क्या है कि इसमें आप लोगों को
इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा और फिर उसको देखना पड़ेगा कि आमने सामने रख के प्लॉट करके फिर वो देखोगे आप कि वो इंटरसेक्ट हो कहाँ रहे हैं। सही है। अब जो अब जाहिर है हम लोग ये वाला काम तो कर नहीं सकते, तो उसका एक हमारे पास शॉर्टकट होता है। वो ये होता है कि कॉस की वैल्यू को आप ट्रायंगल के बेस में रखो और साइन की वैल्यू, क्योंकि साइन होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और ये होता है वो होता है कॉस होता है बेस। तो इसका बस आप क्या कर दो, इसका स्क्वायर वो इसका वो निकाल दो आप, हाइपोटेन्यूज। बेटा ग्राफ सिलेबस में भी नहीं है ना, मसला ही है। मैं ग्राफ अब बताने बैठ जाऊं तो फिर ग्राफ में ही पूरी एक क्लास चाहिए ग्राफ के लिए, ग्राफ समझाने के लिए, वो पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है ग्राफ का। मसला ही है। तो ये इसका एक शॉर्टकट है कि हमने जो वैल्यू निकाली, मैं ग्राफ का फंक्शन डायरेक्ट, ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी इस फंक्शन की वो होगी √13। इससे ज्यादा इसकी वैल्यू वो नहीं होगी। तो ये इसका जो वो है, अब √13 पे तुम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लो। और सर मैक्सिमम का क्या होगा? एक सेकंड एक सेकंड। थीटा की वैल्यू 45 रखने वाला है, मैं मसला क्या है वो समझ आ गया सबको कि ग्राफ लीनियर नहीं होते। ये वर्किंग दोबारा बताऊं? यार इसमें मैं क्या वर्किंग बताऊं, एक सेकंड रुको भाई। इसमें वर्किंग ये है कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यू दी हुई है ना आपको, 2 sin θ + 3 cos θ, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो मेरे पास किस तरह से आएगी? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा अलग तरह के होते हैं, ये लीनियर नहीं होते। तो इनका हमने शॉर्टकट निकाला हुआ है कि बस जो कॉस वाली वो है जो वैल्यू है उसको आप बेस में रख दो ट्रायंगल के, और जो साइन वाली वैल्यू है उसको आप क्या रख दो, परपेंडिकुलर में रख दो ट्रायंगल के, और फिर वो वैल्यू निकाल लो। शकील बेटा मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का आपसे नहीं पूछेगा वो, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का नहीं पूछेगा आपसे। इस फंक्शन का आप लोग गड़बड़ करोगे। अच्छा खैर। जिस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछेगा वो मैं भी दिखाता हूँ आगे, अगर आगे आता है। अच्छा खैर, ये देखो अब क्वेश्चन 3। अब इसमें उसने तुम लोगों को कॉस स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, और ये तुम लोगों को पूछ रहा है कि भाई वो क्या करूं इसका, इसका जो वो क्या किस चीज से मैं सेटिस्फाई करवाऊं। तो यार द इक्वेशन cos square theta is equal to x + y का होल स्क्वायर अपॉन 4xy इज ओनली पॉसिबल व्हेन। अब वो तुमसे बोल रहे कौन सी कंडीशन में ये पॉसिबल है, ये वाली जो सिचुएशन बन रही है किस कंडीशन में सेटिस्फाई होगी। तो किसी को कुछ समझ आ रहा है कि क्या करें? सी, एक सेकंड में चेक करने दो। सी, अगर मैं √bs। अच्छा बेटा ये थोड़ा सा ना इसमें ये स्पेकुलेशन, ए एन सी दोनों होंगे क्यों भाई? ए एन सी दोनों क्यों होंगे? नहीं, अब जरा देखो भाई, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी ले लो, वो भी 1 आ जाएगी। तो अगर मैं थीटा को 0 रख रहा हूँ, थीटा मैंने रख दिया 0, एज्यूम कर लिया थीटा 0,
तो मेरे पास कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू वो 1 आ गई, सही है। अब 1 को रख के जरा सॉल्व करो। अच्छा देखो, -1 मिनिमम भी ले लोगे ना, वो भी 1 ही आ जाएगा स्क्वायर होके, करने का फायदा नहीं है, एक एक ही आंसर आएगा उससे भी। तो तुम लोग गलती कर रहे हो ना, 2 आंसर आने वाली, वो नहीं होगा। तो ये खैर उधर जाके 4x5 हो जाएगा, और ये x+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस आइडेंटिटी को खोल लो। स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा भाई, 2xy+y²। अब ये स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये -2xy+y² इक्वल टू 0, ये चीज बन गई। तो ये, अब ये आइडेंटिटी किस, ये देखो x² -2ab+y b² वो वाली आइडेंटिटी है ये, तो इसको मैं x-y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ले सकता हूँ। तो यानी x-y = 0, x = y मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसका एक ही अब कोई मिनिमम वैल्यू से करना चाहे वो मिनिमम वैल्यू से भी कर सकता है, उसका भी आंसर यही आ जाएगा, उसमें भी मसला नहीं है। ठीक है, तो ये, अब देखो x = -y भी एक ऑप्शन हो सकता है, अब बताऊं कैसे। गड़बड़ क्या है, एक मजे की बात, कोई बड़ा अच्छा जवाब दे रहा था कि सर x = -y भी हो सकता है, लेकिन उससे पता है क्या होगा, x = -y से ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। अब अगर कोई cos थीटा को 0 लेता है ना, वैसे तो रूल ये कि आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ले लो, तो cos थीटा को अगर कोई 0 ले ले, क्या नाम है, 0 ले ले, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो होती है 90 तो अगर कोई थीटा 90 ले रहे तो उसका cos 0 आ जाएगा। cos 0 लेके भी कर लो तो ये पूरी जगह ये 0 हो जाएगा, ये वाली पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। आपके पास ये आइडेंटिटी बच जाएगी, उसकी एक्सप्रेशन बन रही होगी x+y का होल स्क्वायर, तो उसके पास आ जाएगा x = -y। इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि पूरा ये आपका एक्सप्रेशन ही -y, x = -y पूरा ही वो 0 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी, हमारा पूरा आंसर ही इससे जो है वो, और हमारी ये वाली एक्सप्रेशन से क्या आ जाएगा, ऊपर 2y या 2x आ जाएगा। ये जो हमारा ये वाला आंसर है, पॉसिबल ये दोनों ही है, लेकिन इसमें मसला है, इसमें पूरी आपकी एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगी, ये एक इसके अंदर इशू है। अच्छा ये वाला वैल्यू, ये क्वेश्चन देखो, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन है ना, आप जिसको कॉस साइन इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पता है ना, वो ये वाले क्वेश्चंस कर लेगा, और जिसको नहीं पता वो इसके अंदर फंस जाएगा। अच्छा खैर, मुश्किल है ये, इतने इतने मुश्किल आते भी नहीं है। नहीं, सिर्फ सी आंसर है बेटा, ए का मैंने बताया क्या मसला है, एक ए अगर मैं लेता हूँ x = -y, तो ये पूरी ऊपर वाली एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, इस वजह से मैं ए नहीं ले सकता, समझ रहे हो। ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, इस वजह से मैं ए नहीं ले सकता। अच्छा ये देखो, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, वो तुम लोगों से बोल रहा है। अच्छा भाई अब्दुल मुईस का डी आ रहा है, देखो बताओ, बाकी सब भी बताओ। अब्दुल वाजिद का भी डी आ गया, इन लोगों का, अच्छा सबका ही डी आ रहा है। अच्छा देखो, वैसे तो ये शॉर्टकट है कि अगर उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो पावर उसकी 4 भी कर दो वो 1 ही रहेगी, पावर उसकी 5 भी कर दो वो 1 ही रहेगी। तो खैर अगर हम इसको
वो कर भी दें। यार देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। अब मैं मुझे ये चीज चाहिए, मैं इसको किस तरह बनाऊं? मेरे पास एक ही मुझे रास्ता नजर आ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, इनके स्क्वायर ले लूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओ। तो क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये देखो, अब अगर मैं इसको इधर भेज दूं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको मैं इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो जाएगा ये। अब मुझसे वो बोल क्या रहा है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब पहले जरा इसको एक फॉर्म में ले आओ। अगर मैं देखो, अगर मैं, मुझे आइडेंटिटी पता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 है। तो यार कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो वो हो जाएगी 1 - सॉरी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर सब्जेक्ट बना सकते हो वैसे, तो वो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस अब इसको बनाओ, 1 - 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 - 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जन्नती। तो ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, मेरे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। अब ये वैसे भी 1 ही आता, लेकिन इसकी वर्किंग हम इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये 1 आ जाएगा इस तरह से। सही है। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है भाई, ये इतने मुश्किल वैसे आते नहीं है, ये पता नहीं क्यों इतने मुश्किल क्वेश्चन है। खैर, चाहिए पाए जो है वो छोड़ दो अभी इसको। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो 5 को। बेटा लास्ट में ये देखो, लास्ट में मैं यहाँ तक आ गया था, उसके बाद मैंने, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, वो होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करा, 1 - 2 इंटू साइन, अच्छा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू लिख दी, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब तुम इसे ओपन करोगे ना, तो देखोगे ये आ जाएंगे 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपस में ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो सिर्फ 1 बच जाएगा। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वो 1। और ये एक बात बताऊं, ये तो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ये वर्ड, ग्रेटेस्ट वैल्यू। उसकी लोएस्ट वैल्यू भी वही आएगी, इसकी वैल्यू है ही यही, इसकी वैल्यू है ही कांस्टेंट। सही है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है ये। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। थोड़े से मुश्किल है अबे यार, इसको जरा रुको मैं। हम्म, तो हाँ, ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है ये, मुझे भी थोड़े से वो लग रहे हैं तुम लोग के हिसाब से, क्योंकि मुझे भी देख के ना। खैर, ये क्वेश्चन देखो 5,
कोई बात नहीं, वो मैं पास फेवर वाले तो कराऊंगा वैसे भी, तो उसमें पता चल ही जाएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तुम लोग। अच्छा ये वाला तो हो जाना चाहिए 5 तो। हाँ ना, तो ये 1 - 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा ना ये। अच्छा ये तुम्हें समझ में नहीं आया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करी? बेटा मेरे पास आइडेंटिटी है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो आइडेंटिटी है, तो मैंने क्या करा, साइन को सब्जेक्ट बना लिया, sin² थीटा को। ये 1 - cos² थीटा आ गया, तो ये मैंने इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको। यही आइडेंटिटी है तुम लोग के पूरे उसमें, सिर्फ यही आइडेंटिटी है, और कोई आइडेंटिटीज है ही नहीं। बड़ी 26 27 आइडेंटिटीज होती हैं इसके अंदर। एंड में cos की पावर 4 हो जाएगी। -2 cos²थीटा, अच्छा हाँ सही कह रहे हो। -2 1 - cos²थीटा, तो ये हो जाएगा -2 + 2 का cos² प्लस 2 का cos की पावर 4 थीटा। तो ये सेकेंड 1 - cos², और ये +2 का cos की पावर 4 थीटा। खैर इसमें हम कहाँ पे हमने वो कर दिया, 1 - 2 sin² थीटा cos²थीटा, ये भी सही लग रहा है मुझे। हाँ यहाँ तक भी हम सही आए हैं। फिर उसके बाद हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin² थीटा 1 - cos²थीटा, तो 2 cos थीटा प्लस 2 की पावर 4 थीटा। मेरे पास ये, अच्छा ये मैक्सिमम उसका क्वेश्चन है ये, मैक्सिमाइजेशन। देखो इसमें कोई मुझे और रास्ता नजर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। करना है तो इसको यही होगा कि इसमें स्क्वायरिंग करनी होगी, और साइन की पावर 4 प्लस 2 sin² cos² प्लस cos की पावर 4 इज इक्वल टू 1। 2 sin² थीटा cos²थीटा। हाँ बेटा बोलो। और अगर मैं इसको sin θ इंटू cos θ को मैं कैसे जीरो कर इतने मुश्किल और इतनी वर्किंग, हाँ ये मुश्किल है बेटा, ये इस तरह के वैसे आते नहीं है इतने ज्यादा। ये देखो ये भी 10 भी बड़ा मुश्किल है। खैर इसमें मैं क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं देखो इसकी वैल्यू अगर मैं -1, इसकी वैल्यू अगर मैं 1, कॉस मैक्सिमम होता है। अच्छा हाँ बेटा अब मिल गया, जवाब मिल गया इसका। ये देखो, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ले लो। सॉरी, हमने इसमें जो, अब देखो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, तो cos² की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1। और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी। तो 1 - 2 + 2 हो गया ये, तो ये कैंसिल हो गए। हाँ अब समझ आ गया, अब बैठ गई फिर लॉजिक। बेटा ये है, ये इस तरह से वो होगा। हाँ ये इस तरह से आप 1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, वो आंसर यही आएगा बेटा। आप कॉस की 0 ले लो, आप कॉस की -1 ले लो, उसमें भी यही आ जाएगा, देख लेना आंसर सेम आएगा। स्मॉलेस्ट बेटा ये आए, स्मॉलेस्ट
भी यही आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट में भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैंने बताया ना, ये सिर्फ उसने ग्रेटेस्ट कंफ्यूज करने के लिए लगाया था। इसका आंसर वन ही आएगा, स्मॉलेस्ट भी वन है इसका आंसर। इसका स्मॉलेस्ट का आंसर भी वन ही आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ साइन 4 प्लस कॉस 4। अच्छा खैर, तुम लोग परेशान नहीं हो, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। मैंने पास पेपर जो देखे हैं उसमें वो इसी तरह के दे रहा होता है। इस टेन थीटा की वैल्यू दे दी, कॉस निकाल दो, कॉस की दे दी, ये निकाल दो, निकाल दो। तो खैर उसमें लॉजिक समझ आ गई ना कि कॉस की वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी वहां पे। कॉस थीटा की वैल्यू वन लो या माइनस वन ले लो या जीरो ले लो, कुछ भी ले लो। देखो जीरो वन माइनस वन कुछ भी लोगे ना, यहाँ पे आंसर तुम्हारा करेक्ट आ जाएगा। जीरो ले लो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस वन ले लो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वन ले लो तो ये माइनस वो प्लस। तो वो एट द एंड कैंसिल होके वो वन ही बचेगा। अच्छा ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 for 90। अब यहाँ पे तुम लोगों को कॉस का फंक्शन पता होना चाहिए भाई। कॉस भाई साहब का फंक्शन 90 में कैसा आ रहा होता है, ये इस तरह का फंक्शन होता है 0 से 90 का। अब ये तुम लोग सिलेबस से आउट ऑफ वो क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 से थीटा से 90। आई थिंक ये सवाल रहने देते हैं, ये सवाल ज़्यादा कंफ्यूज हो रहेंगे स्टूडेंट। मैं ज़रा पास पेपर से निकाल के सवाल दो दो देते हैं इनको, ताकि इनको सिर्फ इनके हाँ डबल। मैं भी निकालूंगा, मैं पूरे पास पेपर के क्वेश्चन इसके निकालूंगा तो उसमें पता चलेगा। अब ये जाहिर सी बात है, ये एडवांस क्वेश्चन है। ये तो रहने देते ये हैं, इसमें जो है, ये इनको मसला होगा। और ये पाए वगैरह भी इसके अंदर आए हुए हैं ना, पाए भी तक। तो उसे ये बात पता होगी, उससे ये बात पता होगी कि कॉस अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका स्क्वायर, इसका आंसर सी है। अब वो कैसे कि कॉस थीटा ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। अब जब कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वन से छोटा, अगर मैं 1/2 मिसाल के तौर पे, तो 1/2 का स्क्वायर उससे छोटा ही आ जाएगा बेटा, 1/4 आ जाएगा। और कोई रिलेशन यहाँ पे क्या नाम है वो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे कॉस ग्रेटर है, हमेशा अपने स्क्वायर से कॉस ग्रेटर ही होगा। अब मैं बता देता हूँ ग्राफ क्या होते हैं ये कॉस साइन टेन के। थोड़ा बहुत थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं कि एम्पलीट्यूड और वो सब। एम्पलीट्यूड वाई शिफ्ट और ये सब तो बिल्कुल ही आगे की बातें ग्राफ में। लेकिन बेसिक में ग्राफ बता देता हूँ कि क्या होता है। हाँ पीरियड भी होता है, तीन चीजें होती हैं ग्राफ में, एम्पलीट्यूड, वाई शिफ्ट और पीरियड। लेकिन उन सब में जाने का फायदा नहीं है बेटा, उसमें ना जाओ। यार ये जिसका माइक प्लीज जरा वो म्यूट कर ले। अच्छा खैर, सबसे पहले साइन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई साइन का जो ग्राफ होता है ना, वो वेव की तरह से चल रहा होता है। वो इस तरह से, ये तुम लोग के पास ये वो बना हुआ होगा, उसके बाद इस तरह से होता है कुछ साइन। बे यार इस पे ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, तो ऊपर से मेरी, ये एक वेव फंक्शन होता है और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। जितना एरिया ऊपर साइन का उतना ही एरिया नीचे भी होता है। ये थोड़ा सा वो बन गए, लेकिन ये असल में ऐसा ही होता है कि बिल्कुल बैलेंस होता है ये। सही है, ये इस तरह का होता है। अब ये साइन का जो ये वाला है ये होता है 0 डिग्री। साइन मैक्सिमम कहाँ होता है, ये होता है 90 डिग्री। साइन जीरो फिर से कहाँ हो जाता है, 180 डिग्री। साइन मिनिमम कहाँ होता है, वो होता है अपने 270 डिग्री। और साइन 360 पे वापस से जीरो हो जाता है। ये साइन का फंक्शन है। और ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ वो क्या है, ये वन होती है साइन की। और ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। ये साइन फंक्शन है, ये बिल्कुल हमेशा इसी तरह का होता है। उसके बाद कॉस फंक्शन की बात कर लेते हैं। टेन को तो छोड़ दो, टेन तो बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा है, उसमें वो इन्फिनिटी वगैरह पे चले जाता है टेन। कॉस का अलग थोड़ा सा चक्कर है। कॉस शुरू होता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, कॉस जीरो पे मैक्सिमम होता है हमेशा। ये इस तरह से कॉस का। और जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाले एरिया और ये वाले एरिया का जो सम होता है ना, वो ये पूरे एरिया का सम होता है। अब खैर ये थोड़ी सी एडवांस बात है, ये तुम लोग छोड़ दो इसको। लेकिन ये देखो, ये जीरो है, 0 डिग्री, 90 डिग्री,
180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब तुम लोग देखोगे ना, ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है साइन से। साइन 0 से 90 में बढ़ता है, कॉस 0 से 90 में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। अब वो वाला जो हमारा क्वेश्चन था ना, वो ये था 0 से 90। अब यहाँ पे रिलेशन दी हुई है कॉस की। अब यहाँ पे जिसको ये बात पता है ना कि भाई कॉस का फंक्शन 0 से 90 में क्या होता है, वो डिक्रीज हो रहा होता है, तो भाई वो ये बता देता है कि भाई अगर कॉस का फंक्शन मिसाल के तौर पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे, अगर मैं कोई यहाँ पे रैंडम एंगल बना उठा लूँ, ये 60 पे मैंने उठा ली वैल्यू, तो 60 पे मिसाल के तौर पे कॉस 60 क्या आ रहा होता है, ये 1/2 वैल्यू आ रही होती है। तो 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये मेरे पास रिलेशन वेरीफाई हो रही है कि कॉस थीटा ग्रेटर होगा, 1/2 ग्रेटर होता है 1/4 से, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से ग्रेटर होगा। इस वजह से मैंने उसमें फौरन से बोल दिया कि भाई इसका आंसर क्या होगा, वो सी होगा, इक्वल भी नहीं हो सकते। तो ये इसके लिए तुम लोगों को ये ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन के लिए चाहिए थी कि ये पता होना चाहिए कि कॉस 0 से 90 में डिक्रीजिंग है, 90 से 180 में मजीद कॉस डिक्रीज होता है, 180 पे अपनी मिनिमम वैल्यू पे चला जाता है। देख रहे हो, ये बिल्कुल अलग चल रहे हैं। कॉस फिर 270 पे जीरो हो जाता है, साइन अपनी 270 में मिनिमम हो रहा होता है। तो ये इनकी वैल्यूज होती हैं, और ये 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और -1 जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इनकी -1 इनकी मिनिमम वैल्यू। टेन का भी देख ही लो यार, ये इसमें टेन में भी थोड़ा सा अजीब सा होता है। टेन पहले जरा 90, 180, 270 और ये 360। यहाँ पर टेन में ना एक डॉटेड लाइन होती है। अब किसी ने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, किसी ने अप्रोचेस, अप्रोचेस टू ये, अप्रोचेस टू वो, किसी को ये कॉन्सेप्ट है कि अप्रोच इज टूवर्ड जीरो बट इज नॉट जीरो? हाँ, अब वो वही लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, बिल्कुल। अब ये टेन का ग्राफ अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी पे, यहाँ से अब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, टेन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा होता है, अप्रोच टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाता है। फिर यहाँ से टेन वापस आना शुरू करता है यहाँ से, और यहाँ पे आके कुछ 180 पे अपनी फिर से जीरो होता है, और फिर यहाँ से 270 पे नेगेटिव की इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाता है, और फिर यहाँ से वापस उठ के आता है, और फिर ऐसे आके 360 पे ये जीरो हो जाता है। ये टेन का ग्राफ है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो टेन साइन अपॉन कॉस है और कुछ भी नहीं है। साइन अब 90 पे टेन क्यों इन्फिनिटी जा रहा है, क्योंकि 90 पे आप देखो 90 का जो एंगल है, मैंने बोला 1090 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। 1090 असल में होगा क्या, साइन 90 अपॉन कॉस 90। भाई साइन 90 क्या होता है, साइन 90 पे देख लो, साइन 90 पे क्या है, साइन 90 पे है जीरो, सही है। साइन भाई साहब 90 पे जीरो है, कॉस सॉरी साइन 90 पे 1 है। ये देखो 90 डिग्री पे साइन 1 है। कॉस भाई साहब 90 पे क्या हुए हैं, जीरो हुए हैं। तो ये कॉस भाई साहब यहाँ पे जीरो हुए हैं। तो 1/0, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, इन्फिनिटी, एरर, कुछ भी कह लो। तो इस वजह से 10 का ग्राफ 90 पे इन्फिनिटी चला जाता है। तो तुम लोग बहुत ज्यादा, अगर तुम लोग को याद रखना है तो ये ट्रेंड याद रख लो कि भाई 0 से 90 तक साइन क्या है, साइन अगर इंक्रीजिंग है तो कॉस क्या होगा, कॉस डिक्रीजिंग होगा। 90 से 180 डिक्रीजिंग है साइन, कॉस भी डिक्रीजिंग है लेकिन वो नेगेटिव में गया हुआ है। और क्या नाम है, फिर ये 180 से 270 मजीद डिक्रीजिंग, लेकिन 180 से 270 कॉस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये ट्रेंड ये याद रख लो कि ये ट्रेंड क्या होता है, 0 से 90, 90 से 180, ये तुम लोगों के काम आ सकता है कि 0 से 980 क्या चीज बढ़ रहा है, क्या चीज कम हो रहा है। तो ये ग्राफ याद कर लो, ये हमेशा। और ये जो, और मैं अभी एक और बात बता देता हूँ, वो जो वो एक क्वेश्चन आया था ना मैक्सिमम वैल्यू, तो ये शकील और ये अहमद वगैरह इन लोगों ने क्या करा था, सर टीटा हम 45 ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, एक ऑप्टिमाइज वैल्यू आ जाएगी वो वाले क्वेश्चन की, एक मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये वाला कर रहे थे, सही है। अब इसमें इन लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो इन लोगों ने क्या करा, टीटा को 45 ले लिया इन्होंने, कि भाई 45 लेते हैं, वहां पे जो है बैलेंस हो जाएगा, साइन कम हो रहा है कॉस बढ़ रहा है, तो 45 पे वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या बात इग्नोर कर दी, इन लोगों ने एज्यूम करा
कि साइन और कॉस क्या है, वो लीनियर फंक्शन है, इन लोगों ने एज्यूम कर लिया, लेकिन असल में वो देखो ये कोई ट्रेंड ही नहीं है बेटा, ये बिल्कुल अलग से ही चल रहे हैं ये फंक्शन, इनका कोई ट्रेंड, ये ना लीनियर फंक्शन है ना ये कुछ इनके अंदर प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल रैंडम जा रहा है। तो इसमें हम अंदाजे नहीं लगा सकते कि एक कम हो रहा है तो दूसरा कितने प्रोपोर्शन से कम हो जाएगा या दूसरा बढ़ जाएगा या ये हो जाएगा। तो ये इसके अंदर चक्कर है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर साइन 90 पे 1 है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई साइन 45 पे क्या हो जाएगा 1/2, और वो आपके सामने ये साइन 45 1/2 नहीं होता, साइन 30 होता है 1/2। समझ आ रही है बात? तो ये इनके अंदर कुछ एक दो चीजें याद रखने वाली हैं बस, ये इसका चक्कर है ग्राफ्स का। अच्छा सर स्टैट्स के ग्राफ आते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह में? नहीं 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 आते स्टैट्स के ग्राफ, नहीं आते ये सब, इतना ज्यादा वो नहीं आता। सही है, तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर अब ट्रिग्नोमेट्री अब हम बाद में पास पेपर से देख लेंगे वो किस तरह की आती है, किस उसमें आती है, उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शायद यू कैन